हाँ, पहली बात इंपॉर्टेंट है कि अगर आपकी रिसर्च इंसानों पर है तो आपने इसमें लिखा ऑलवेज स्टार्ट, बट अगेन आपकी मर्जी है। स्टार्ट, आई लाइक टू स्टार्ट विद दिस स्टेटमेंट कि मेरी रिसर्च अप्रूव होगी, इन्फॉर्म्ड कंसेंट लिया सबसे, ठीक है, ताकि एथिकल वाला मसला सारा साइड पे हो, फिर हम आगे रिसर्च पे जाए। आपने स्टेटमेंट वो मैंने दिखाई थी इंप्रूव करनी है, अगर आपको वो कोड मिलता है जैसे RMU वालों को मिलता है तो आपने वो लिखना है। फिर जो भी आपकी पॉपुलेशन है ना, उन्हें आपने वेरी, जी प्रेजेंटेशन आपको मिल जाएगी, वेरी क्लियरली डिफाइन करना जो भी आपकी पॉपुलेशन है। अब फॉर एग्जाम्पल इसमें एक टिप ये है कि सपोज आपकी रिसर्च थी, अगर नहीं आपको आइडिया ये ड्रग्स क्या है, मुझे खुद भूलना शुरू हो गया, बट दीज वर आई थिंक एनेस्थेटिक्स थे, तो प्रोपोफॉल और इटोमिडेट, सॉरी फार्मा मेरी काफी, प्रोपोफॉल और इटोमिडेट एनेस्थेटिक्स थे, ठीक है। अगर आपकी रिसर्च इन दो को कंपेयर कर रही है किसी डिजीज में, तो रादर देन सेइंग ग्रुप ए वर्सेस ग्रुप बी, यू शुड जस्ट से प्रोपोफॉल ग्रुप वर्सेस इटोमिडेट ग्रुप। क्यों? क्योंकि मैं अब 3000 वर्ड्स पढ़ रहा हूँ, बीच में अचानक से मैं भूल गया ग्रुप ए गया था ग्रुप बी गया था, तो मुझे वापस स्क्रॉल करके जाना पड़ेगा, तो आप उनके नाम ही कन्वीनियंट रखें, प्रोपोफॉल ग्रुप वर्सेस इटोमिडेट ग्रुप। फिर जो जो आपने, हाँ, अब जो जो मैंने मेजरमेंट्स यहाँ पे ली है ना, वो सब आगे रिजल्ट्स में कन्वे होनी चाहिए। सिनॉप्सिस में इशू नहीं था, सिनॉप्सिस में आपने कह दिया कि मैं मेथड्स में ये करूंगा, अब क्योंकि आपने लिखा है कि मैंने मेथड्स में ये किया यहाँ पे, तो रिजल्ट्स में आपने दिखाना है कि क्या नतीजा आया। अभी आपने नहीं बताना कि मैंने जब वेस्ट सरकमफ्रेंस मेजर किया या मैंने उनका स्टेटस देखा, ठीक है, PCR के रिजल्ट्स देखे तो ये नतीजा निकला। अभी आपने बस बताना है कि मैंने ये चीज की, और फिर उसके जो नतीजे हैं वो आपने रिजल्ट सेक्शन में बताने हैं। सो बी सर्टेन जो जो आपने मेजरमेंट्स लिए हैं वो सब इंक्लूड होनी चाहिए, ठीक है। इसमें कोई ऐसी कुछ रिसर्चेस होती है ना जिसमें आप दवाई देते हैं, फिर आप कट ऑफ रखते हैं कि अगर ये पेशेंट इसका BP इतने से ड्रॉप कर गया तो मैं इसको निकाल दूंगा अपनी रिसर्च से, ठीक है, उसको सेफ्टी प्रोसीजर्स होते हैं ना, आपने उसके लिए भी कोई मेजरमेंट लिया ना तो भी आपने वो बतानी है। हाँ, डाटा एनालिसिस का प्लान अब एक्यूरेट नहीं रहा, प्लान के बजाय यू शुड से डाटा एनालिसिस जो भी था, ठीक है। स्टार्ट्स विद द प्राइमरी एंड, क्योंकि आप अब कर चुके हैं ना, इट्स नो लॉन्गर अ प्लान, तो आपने सबसे पहले प्राइमरी एंड पॉइंट, ये जो आपकी, अगेन आपने जो इंट्रो के लास्ट में ऑब्जेक्टिव लिखा वेरी क्लियरली कि अगर मैं एक लाइन में डिस्क्राइब करूं मेरी रिसर्च का ये मकसद है, तो उसके लिए जो एनालिसिस है ना वो आपने हमेशा, उसे कहते हैं प्राइमरी एंड पॉइंट, ठीक है। ओबेसिटी और स्ट्रोक वाली रिसर्च में प्राइमरी एंड पॉइंट नहीं था कि स्ट्रोक का और ओबेसिटी का लिंक देखना, ठीक है। फिर जो लंग कैंसर स्मोकिंग थी उसमें ये ऑब्जेक्टिव था कि स्मोकिंग का क्या इफेक्ट होता है लंग कैंसर पे, तो जो एनालिसिस आप उसके लिए करते हैं उसे कहते हैं प्राइमरी एंड पॉइंट, तो उसका पहले आपने बताना होता है। फिर अगर आपकी रिसर्च में कोई सेकेंडरी एंड पॉइंट इन्वॉल्व हो, क्योंकि ये अप्लाई करते हैं यूजुअली क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, वो मल्टीपल चीजें एक साथ देखनी होती हैं, तो सबसे पहले स्टार्ट विद योर मेन ऑब्जेक्टिव, ठीक है। फिर अगर आपकी रिसर्च में कोई सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव था फिर उसका एनालिसिस करें, ऑर्डर फॉलो करें, आपने अपने मेन ऑब्जेक्टिव को इंपॉर्टेंस देनी है। तो एनालिसिस जब आप मेथड्स में प्लान लिख रही है ना, तो इवन देन आपने पहले प्राइमरी एंड पॉइंट बताना। और ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्टार्ट विद द बेसिक टेस्ट के पहले मैं डिस्क्रिप्टिव एंड पॉइंट वाला पॉइंट, ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है, फिर एडवांस्ड वंस पे आपने जाना। बेसिकली मैं कह रहा हूँ कि कुछ रिसर्चेस के ना मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वो जैसे कोई क्लिनिकल ट्रायल है वो देखना चाह रहा है कि प्रोपोफॉल वर्सेस इटोमिडेट कौन सी जो है वो ज्यादा अच्छी ड्रग है, ठीक है, कौन सी ड्रग ज्यादा जल्दी एनेस्थीसिया इंड्यूस करती है, ये मेरी रिसर्च का प्राइमरी एंड पॉइंट है। मेरी रिसर्च का मेन गोल है इन दो ड्रग्स को कंपेयर करना फॉर एफिकेसी, बट मैंने पढ़ा था कि प्रोपोफॉल जो है वो हाइपरटेंशन कॉज करती है, और इटोमिडेट जो है, सॉरी, प्रोपोफॉल हाइपोटेंशन कॉज करती है, BP ड्रॉप करती है, और इटोमिडेट नहीं करती, ठीक है। तो मेरी रिसर्च का सेकेंडरी एंड पॉइंट है ये भी देखना कि इन ड्रग्स का BP पे क्या इफेक्ट है, राइट। मेरी रिसर्च के दो ऑब्जेक्टिव्स हो गए। पहले आप ऑब्जेक्टिव सोचें, जो साइनॉप्सिस में ऑब्जेक्टिव लिखे, इंट्रो में ऑब्जेक्टिव लिखे। पहला ऑब्जेक्टिव है देखना कि इनमें से कौन सी बेहतर एनेस्थेटिक है, फिर दूसरा ऑब्जेक्टिव है देखना है कि इनका BP पे क्या इफेक्ट है। तो अगर मेरी रिसर्च के, अगर, ठीक है, रिसर्च के नहीं है दो, एक है तो एक है बस, इट डजंट अप्लाई टू योर रिसर्च। बट अगर दो हैं, फिर जब आप यहाँ मेथड्स में लिख रहे होंगे ना प्लान, कि मैंने इसके पे T टेस्ट लगाया, मैंने इस पे काई स्क्वायर टेस्ट लगाया, तो आपने हमेशा जो प्राइमरी एंड पॉइंट है ना इस केस में कि एनेस्थेटिक इफेक्ट क्या था दोनों ड्रग्स का, वो पहले लिखना है, और फिर आपने उनका BP वाला इफेक्ट बताना, ठीक है। ये अगेन रिजल्ट्स में जब आप जाएंगे ना ज्यादा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि रिजल्ट्स में अगेन यही चीज आएगी, बट तब इट विल इन्वॉल्व द रिजल्ट्स के नतीजे क्या आए थे टेस्ट के, तो अब आपको फौरन से समझ आ जाएगी, ठीक है। तो अगर किसी के यहाँ पे कोई क्वेश्चंस हैं मेथड से रिलेटेड तो आप अभी पूछ लें, मैं तब तक Q&A चेक कर, हाउ टू फिगर आउट ऑल द कंसेप्ट्स। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि डज एवरी सिंगल लाइन ऑफ इंट्रोडक्शन इन सिनॉप्सिस स्लैश मैन्युस्क्रिप्ट हैव टू बी साइटेड,
and are the cited sentences written in our own words? Yes and yes. Every single line basically every, आप ऐसे समझे कि जो भी आपने फैक्ट की बात की ना, जैसे मैंने कहा स्ट्रोक इज द सेकंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ, दिस इज अ फैक्ट, आई वुड हैव टू साइट कि मैंने कहाँ से देखा, ठीक है, खुद तो नहीं ना मैंने पूरी दुनिया का डाटा लेके निकाला कि स्ट्रोक सेकंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है, ठीक है। जब भी आपने कोई फैक्ट की बात करनी थी, यू हैव टू साइट इट, ठीक है, एंड हैज टू बी इन योर ओन वर्ड्स, क्योंकि वो बात है प्लेजरिज्म आ जाता है। फिर साथ ही एक क्वेश्चन कन्वीनियंटली आया कि एनी सोर्स फॉर चेकिंग प्लेजरिज्म, इसके सॉफ्टवेयर होते हैं, अगर आप RMU से हैं तो RSRS को अपना वो भेज देंगे तो हम आपको चेक कर देंगे क्योंकि हमारे पास एक्सेस है, बट टर्निटिन TURNITIN टर्निटिन, हाँ चैट में बता दिया। फिर उसके अलावा होता है एक दो और भी होते हैं जिनके भी नाम मेंशन करें। हाउ टू फाइंड कोरिलेशन बिटवीन रिसर्च टॉपिक्स इन आर्टिकल्स, क्वेश्चन नहीं समझ आया अगर आप रिपीट कर सकें, या एंड पे हम इसको देख लेंगे। हाउ टू साइट फ्रॉम WHO, CDC एंड अदर स्टेटिस्टिक्स, हाँ इसका बहुत अब जैसे आप यूज कर रही है ना, कोई डेटाबेस यूज कर रही है तो आप उस डेटाबेस का नाम लिखें और साथ आगे लिखें साइटेशन, गूगल पे सिंपल सर्च, वो उस डेटाबेस का वही पेज खुलेगा जहाँ लिखा होगा ये चीज साइट करो, ठीक है। ऐसे ही WHO की भी ना कोई स्टडी होगी जो आप साइट करें, आप WHO का ब्लॉग ऐसा कुछ तो नहीं ना साइट कर रहे, इन्होंने खोले होते हैं, वो बेसिकली ना डॉक्टर्स के लिए नहीं होते, प्रोफेशनल्स के लिए, वो जनरल और पब्लिक के लिए होते हैं ब्लॉग, इस टाइप की पोस्ट, वो आपने नहीं साइट करनी, आपने क्योंकि कोई रिसर्च साइट करनी है तो आप रिसर्च को वैसे ही साइट कर। अच्छा, फिर एक क्वेश्चन है, अगर स्टडी पाकिस्तान में हुई है मगर RMU में नहीं हुई तो उसका रिसर्च क्या बन सकता है? हाँ बेसिकली बन तो कुछ भी सकता है, ठीक, बट होता है ऐसे बहुत ज्यादा चांस है कि अभी कुछ हो, जिस तरह मेरी शुरू वाली रिसर्चेस पाकिस्तान में भी हुई थी, इवन RMU में भी हुई थी बहुत पहले, ठीक है, तो गैप बन जाता है, थोड़ा वीक ऑब्वियसली होता जा रहा है, आप रिस्क ले रही हैं कि आपकी रिसर्च अच्छे जर्नल में नहीं जाएगी, मगर गैप बन जाता है। So the journal doesn't ever see synopsis. We only need synopsis for ethical approval. Yes, journal को synopsis से कोई लेना देना नहीं, उन्हें सिर्फ manuscript आएगी। Do we have to cite every line? ये मैं पहले बता चुका हूँ, every line के बजाय ना you should say every fact या every statement, ठीक है। अगर मैं पहली पे बात कर रहा हूँ कि 50 लोग कोविड से मरे पिंडी में, ठीक है, फिर मैं दूसरी में बात कर रहा हूँ कि टोटल केसेस 200 थे, दीज आर फैक्ट्स स्टेटमेंट्स, ठीक है, इनको साइट करना है। बीच में कनेक्टिंग आ जाती है कि जो बेसिकली इंग्लिश बनाने के लिए सेंटेंसेस होते हैं ना, लिंक करने के लिए, मैं एग्जांपल दिखा दूंगा अभी, तो उनको ना साइट करने की जरूरत नहीं होती, बट यूजुअली यस कोई बात की है साइटेड, ठीक है। अब विल मूव ऑन टू द रिजल्ट्स, सो दिस इज लाइक द मीट। एनी टिप्स ऑन हाउ टू अवॉइड प्लेजरिज्म, एक क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं। प्लेजरिज्म आपने अवॉइड करना है बेसिकली, पिछली वर्कशॉप में हमने ये कर लिया था, बेसिकली आपने जो चीज आप बात करना चाह रहे हैं उससे पहले कॉपी करके पेस्ट कर दें वर्ड पे, ठीक है, फिर उसे अपने ओन वर्ड्स में लिखें, ठीक है। बट आई डू इज कि मैं ना जो टेक्निक में हमेशा यूज करता हूँ कि मैंने ना कोई 2-3 पॉइंट्स देखने हैं किसी और रिसर्च के, मुझे लगा कि मेरी रिसर्च में भी फिट हो रहे हैं, इंट्रो में लिखने हैं, मैंने इंट्रो तो दोनों लिख रहे हैं, ठीक है, इंट्रो में तो कोई वो नहीं, तो मैंने इंट्रो उसका पढ़ा, फिर मैंने उसका टैब बंद किया और आके मैंने अपनी ओन वर्ड्स में लिख दिया, ठीक है। इससे ये साथ अगर मैं खोल के रखूँ ना तो आई वुड स्टार्ट कॉपीइंग हिज वर्ड्स, बट उस तरह ना पैराफ्रेज हो जाता है, अगर उसको बंद करके मैं खुद लिखूँ, तो दिस इज व्हाट आई यूज, ठीक है। अब रिजल्ट्स आर दी सॉर्ट ऑफ मीट ऑफ योर रिसर्च, जो आपने सारी मेहनत की वो अब आपने यहाँ पे दिखानी है। इस सेक्शन में यू हैव टू टेल द रीडर्स एग्जैक्टली व्हाट यू फाउंड। अब इसका ना ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले यू हैव टू स्टार्ट विद द डेमोग्राफिक्स। डेमोग्राफिक्स का आइडिया अगर नहीं हो तो बेसिकली मैंने ब्रीफली मैं अपनी रिसर्च की डेमोग्राफिक्स बताता हूँ। मैंने 200 लोगों का डाटा लिया, उनमें से 50 मेल्स थे, 150 फीमेल्स थी, इतनों की एज इतनी थी, मीन एज ये थी, ये वो काम करते थे, ऑक्यूपेशन, बेसिकली अगर आप 3rd ईयर ऑनवर्ड्स हो तो आप हिस्ट्री में डेमोग्राफिक डाटा लेते हैं ना, तो और अगर फर्स्ट सेकंड ईयर से तो बेसिकली ये एज जेंडर इस टाइप की बातें आपने पहले बतानी होती हैं। टोटल इतने पेशेंट्स मेरी रिसर्च में थे, फिर एज जेंडर उनका ये था, आपने डिस्क्राइब करना है ये पॉपुलेशन थी, ठीक है, क्योंकि अगेन अगर इमेजिन करें अमेरिका में कोई बंदा बैठा है, उसे क्या पता कि आपकी रिसर्च में किस टाइप के लोग थे, वो अपनी रिसर्च से भी तो हो सकता है कंपेयर करना चाह रहे हैं कि मेल्स में रिजल्ट फीमेल। फिर आपने अपने प्राइमरी आउटकम को हमेशा प्रायोरिटी देनी है, फिर आपने सेकेंडरी आउटकम आना है, और विदाउट इंटरप्रिटेशन, इस बात का क्या, इस बात का मतलब है कि इंटरप्रिटेशन, आपने रिजल्ट्स लिखे आई फाउंड दिस, आपने बताना नहीं है कि व्हाई आई फाउंड दिस, आपने एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं करनी, बहुत स्ट्रॉन्ग अर्ज होती है खास करके शुरू में, बट आपने एक्सप्लेन नहीं करना, क्योंकि एक्सप्लेनेशन उसकी अगले सेक्शन में बिलोंग करती है। आप किसी को अगर याद हो अगले सेक्शन का क्या नाम था रिजल्ट्स के बाद, जहाँ पे सारी एक्सप्लेनेशन होती है, चैट में बता, डिस्कशन, हाँ,
सारी जो एक्सप्लेनेशंस हैं, इंटरप्रिटेशंस हैं, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, दो रिजल्ट से सब कंपेयर, वो सब जाता है डिस्कशन में। रिजल्ट्स में आपने बस अपने रिजल्ट्स रिपोर्ट करने, ठीक है। जैसे अगेन वो कोई जर्नलिस्ट बता रहा होता है इतने लोग मरे हादसे में, ये हुआ, वो ये नहीं कह रहा होता कि ये पॉलिसी बनी थी, ठीक है, इस वजह से है, या मुल्क में बहुत बढ़ता जा रहा है, ठीक है, वो कमेंट नहीं करता उस पर, वो सिर्फ बता देता। तो रिजल्ट में हमने सिर्फ बताना होता। इसका भी मैंने ब्रीफली टेबल बना दिया ऑर्डर में, ताकि अगेन स्क्रीनशॉट ले तो आपको कन्वीनियंट रहेगा सारी जिंदगी। सबसे पहले आपने पार्टिसिपेंट्स बताने, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एट ईच स्टेज मैं एक्सप्लेन करता हूँ, मगर बेसिकली रिजल्ट्स में मैंने 200 लोग रिक्रूट किए, फिर उसमें से 50 एट्रिशन वाला ही कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। आपने अगर आपकी रिसर्च में 200 लोग रिक्रूट किए और दो साल रिसर्च चली और एंड पे 150 रह गया, तो आपने पहले बताना है कि आई रिक्रूटेड 200 पेशेंट्स इन माय रिसर्च and after 2 years of follow up 50 were lost to follow up and 150 were included in the final analysis। नया एक ट्रेंड आया है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि लोग रादर देन जस्ट सेइंग दिस वो एक फ्लो चार्ट बना देते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली विजुअली अपीलिंग लगता है। ऊपर 200 लिखा होगा, फिर 50 साइड पे जा रहे हैं और एंड पे 150 है। एग्जांपल हम इसका देखेंगे। फिर जो असल चीज आती है डिस्क्रिप्टिव डाटा, आपने बताना है डिस्क्रिप्टिव में आता क्या है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, 150 मेल्स थे 150 फीमेल्स थे, दिस इज फ्रीक्वेंसी। फिर साथ ही आपने ना परसेंटेज बतानी होती है, 150 विच इज 50% वर मेल्स एंड 50% वर फीमेल्स। फिर अगर एज है, हर किसी की एज होती है, तो आपने बता देना कि मेरे पूरा जो 200 का सैंपल था उसमें मीन एज थी 60 साल, ठीक है। मीडियंस होते हैं, ये आपको पिछले उसमें कंसेप्ट होगा कि पैरामेट्रिक के लिए मीन्स होते हैं और नॉन पैरामेट्रिक के लिए मीडियंस होते हैं, पिछले में कवर हो चुका है। तो जो भी अप्लाई कर रहा हो ना उस पर, जो भी आपने एनालिसिस किया, आपने बस ब्रीफली बताना है। तो फ्रीक्वेंसीज, परसेंटेजेस, मीन्स एंड मीडियंस। फिर पहले आपने बताना है डेमोग्राफिक डाटा का, परसेंटेज आपने बतानी है मेल्स और फीमेल्स की, फ्रीक्वेंसी और ये बताना है आपने जेंडर का, ऑक्यूपेशन का, फिर आपने मीन बताना है एज का। फिर आपने जाना है अपने एक्सपोजर की तरफ। एक्सपोजर बेसिकली जैसे अगर हम कहें ना लंग कैंसर और स्मोकिंग वाली एग्जांपल लें, तो उसमें एक्सपोजर इज स्मोकिंग। तो आपने पहले बताया एज ये थी, जेंडर ये था, सब कुछ। फिर आपने बताया कि मेरे 200 के सैंपल में से 150 वर स्मोकर्स। एग्जांपल हम देखेंगे अगर आपको फॉलो करना मुश्किल हो। 150 वर स्मोकर्स विच इज 75%, ठीक है। फिर कंफाउंडर्स, जो भी एक्स्ट्रा वेरिएबल्स आपकी रिसर्च में जो आपने जिन्हें एनालिसिस में एड्रेस किया हुआ है, तो उनका भी आपने बताया। फिर आउटकम डाटा, अब इस एग्जांपल में स्मोकिंग और लंग कैंसर वाली अब लेके चलते हैं। तो स्मोकिंग का तो आपने बता दिया, अब आपने बताना है कि लंग कैंसर कितनों का था, ठीक है। तो ईच ग्रुप अप्लाई नहीं करता, अगर केस कंट्रोल स्टडी हो तो आप बताएं कि केसेस में इतना था और कंट्रोल में इतना था। फिर आपने शुरू में बस ब्रीफली बता दिया रिपोर्ट, आप बहुत बेसिक। लोग जो होते हैं ना, जब आप एडवांस एनालिसिस करते हैं ना, फिर शौक होता है बताने का, ये मैंने टेस्ट किया, ये उससे नहीं शुरू करना। शुरू में आपने बहुत आराम सुकून से पार्टिसिपेंट्स बताने हैं, डिस्क्रिप्टिव डाटा बताना है और आउटकम डाटा बताना है। अगेन ये जो है ना, ये मैंने सब कुछ लिखा हुआ है, तो हो सकता है आपकी रिसर्च में कोई चीज अप्लाई ना करिए। जैसे आपकी रिसर्च में हो सकता है कोई एक्स्ट्रा ग्रुप्स ही ना हो, रिसर्च में कोई कंफाउंडर ना हो, होने तो रखनी चाहिए, मगर अगर नहीं है तो वो चीज बस रिमूव कर दें, मैंने सब कुछ लिख दिया। फिर आपने मेन रिजल्ट्स पे आना है और आपने स्टार्ट फ्रॉम द सिंपल और फिर मूव टू द कॉम्प्लेक्स। तो मैंने आपको बता भी दिया, आपने टी टेस्ट का स्क्वायर और कोरिलेशन रन की है तो वो पहले आती है, और अगर आपने कोई रिग्रेशन वगैरह रन की है तो यूनिवेरिएट पहले और मल्टीवेरिएट बाद में। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, मैं आपको दूं, ठीक है, रिग्रेशन भी बता दूंगा। फिर अनएडजस्टेड एस्टिमेट फर्स्ट और एडजस्टेड बाद में, ठीक है। आल्सो मेंशन व्हिच कंफाउंडर्स, ये भी मैं बताऊंगा। अदर रिजल्ट्स में अगर कोई सब ग्रुप एनालिसिस हो, बेसिकली अगर मैंने रिसर्च की है स्मोकिंग और लंग कैंसर पे, फिर मैं देखना चाह रहा हूँ कि साथ ही ऐसे ऑब्जेक्टिव मैंने डाल दिया कि सिर्फ मेल्स में क्या इफेक्ट होता है, क्योंकि फीमेल्स इतना स्मोक नहीं करती। तो मैंने सारा एनालिसिस शुरू में किया पूरी रिसर्च का, फिर एंड पे मैंने मेल्स का डाटा और मेल्स का एनालिसिस अगर मैंने अलग किया था सेपरेट करके, फीमेल्स को निकाल के उस डाटा से, तो वो मैं बिल्कुल एंड पे रिपोर्ट करूँगा। कन्फाउंडर्स, क्वेश्चन है कि व्हाट आर कन्फाउंडर्स। इसमें मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, वो जो एक हमने देखा था इंट्रो, जिसका रिसर्च देखी थी कि क्या ओबेसिटी का स्ट्रोक पर कोई इफेक्ट है या नहीं। बेसिकली सिंपल वर्ड्स, मोटापे का फॉलेज के खतरे पर कोई इफेक्ट है या नहीं। ऑब्वियसली बात है कि फॉलेज जैसे जैसे मतलब मोटा होता जाता है, स्ट्रोक और इन सब चीजों का रिस्क बढ़ता जाता है। तो इसमें जो कंफाउंडर हैं वो सब चीजें हैं जो स्ट्रोक को ऑन देयर ओन इफेक्ट कर सकती हैं। जैसे हाइपरटेंशन कैन बी अ कंफाउंडर, डायबिटीज कैन बी अ कंफाउंडर, ठीक है, हाइपरलिपिडीमिया कैन बी अ कंफाउंडर, ठीक है। बेसिकली कंफाउंडर ऐसी चीज होती है जो आपके मेन रिसर्च क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ना वो ओबेसिटी है
ना वो स्ट्रोक है, राइट, बट इट कैन इफेक्ट योर रिजल्ट्स। आपको उसको एड्रेस करना पड़ता है। तो एड्रेस कैसे करते हैं वो थोड़ा सा एनालिसिस वाली साइड में आता है, ठीक है, बट अगर आपने इंक्लूड किए हैं तो यू वुड रिपोर्ट देम। ठीक है, हाँ, अगर क्लियर हो गया, नहीं क्लियर हुआ तो आप बता दें, मैं और एक्सप्लेन करूंगा। प्लीज एक्सप्लेन मेन रिजल्ट्स अगेन। मेन रिजल्ट्स बेसिकली एग्जांपल के साथ मैं आपको बताता हूँ, अगर उसके बाद भी आपको कोई कंफ्यूजन हुई ना तो हम आप दोबारा पूछ लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, एक्चुअली विल स्टार्ट विद टू एग्जांपल्स। अच्छा, ये रिसर्च मैंने पहले नहीं खोली, दिस इज अ वेरी सिंपल रिसर्च रिलेटिव, क्योंकि ज्यादातर लोग जब स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट विद द कैप स्टडी, तो दिस इज अ कैप स्टडी। तो दिस इज अ रिसर्च जो बेसिकली देख रही है एटीट्यूड, प्रैक्टिसेस, अवेयरनेस, नॉलेज वगैरह टुवर्ड्स कोविड, के लोगों को कोविड का पता है या नहीं, ठीक है। तो हम जाते हैं सीधा इसके रिजल्ट्स की तरफ। तो सबसे पहले सोशियो डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, उसने सबसे पहले बताया कि इतने लोग मेरी रिसर्च में इंक्लूड हुए थे, और फिर जब मैंने उन पेशेंट्स को निकाला जिन्होंने फॉर्म पूरी तरह फिल नहीं किया, तो इतने लोग रह गए थे, 970 रह गए थे। सबसे पहले उसने राम स्कून से ये बताया। अब वो डिस्क्रिप्टिव्स बताएगा, ठीक है, सॉरी डेमोग्राफिक डिटेल्स बताएगा। अब वो बता रहा है एवरेज एज पेशेंट्स की ये थी, साथ स्टैंडर्ड डेविएशन भी बता दी, आधे फीमेल्स थी, ठीक है, इतनों ने हाई स्कूल डिप्लोमा किया, सारी उसने जो डिस्क्रिप्टिव्स हैं वो यहाँ तक बता दी। फिर उसने एक टेबल भी बनाया। अब बेसिकली रिजल्ट्स का ये फॉर्मेट होता है, आपने ये सारा लिखा, एंड पे एक टेबल का आपने इस तरह ब्रैकेट्स में लिखना होता है, कॉमा डाल के टेबल 1। बेसिकली आप समझें कि रिजल्ट्स में हर पैराग्राफ के एंड पे ना एक टेबल आता है, या बेसिकली कोई टेबल या फिगर होता है और उसके साथ एक पैराग्राफ एसोसिएटेड होता है। आप इस सेंस में सोचें तो आसान रहेगा। अब मैं टेबल भी आपको दिखा देता हूँ, ये टेबल है डिस्क्रिप्टिव्स का, ठीक है। अब इसमें वही बातें हैं, लाइक उसने पूरा टेबल बनाया हुआ है। सोशियो डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स टोटल ये है, मेल 471 थे, इतनी परसेंट है, 48.6%, ठीक है। फिर उसने एज बता दी कि कौन कितने परसेंट तक, कौन कौन से एज ग्रुप्स थे, एजुकेशन भी बता दी, सब बता। लाइक मुझे ये एक टेबल देख के ना बहुत अच्छी तरह आइडिया हो गया कि उसकी रिसर्च का डाटा है क्या, मतलब उसकी जो डाटा सेट है वो किस टाइप के लोग हैं, क्या जेंडर है, क्या एज है, ठीक है। वो सारा टेबल बना दिया पहले, और फिर उसने उस टेबल को एक पैराग्राफ में एक किस्म का ना उसकी मेन मेन बातें डिस्क्राइब भी कर दी। उसने बता दिया कि इतने लोग इंक्लूड हुए थे, ये एज थी, मीन एज थी। अगर डिटेल्स देखनी है कि किस एज ग्रुप के कौन से लोग थे तो वो आप टेबल से देख लें, मुझे यहाँ रिपीट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आधी फीमेल्स थी, और फिर इतनों ने ये एजुकेशन की हुई थी, ठीक है। सबसे कॉमन कॉमन मेन मेन बता रहे हैं। तो अगर आपको डिटेल्स चाहिए तो ओपन द टेबल, बट आपको अगर ब्रीफ ओवरव्यू चाहिए तो साथ उसके पैराग्राफ एसोसिएटेड है। और ये पैटर्न ना हमेशा फॉलो होता है कि पैराग्राफ और एंड पे उसके टेबल। फिर अगली हेडिंग में उसने, अब जो उसने फॉर्म फिल कराया ना, अब वो अपने एग्जैक्ट एक्चुअल जो रिजल्ट्स है ना उस पे आना शुरू हो गया, जो मेन रिजल्ट्स हैं, ठीक है, क्योंकि उसने नॉलेज, एटीट्यूड और प्रैक्टिसेस देखी हैं। तो अब वो आइटम्स बता रहा है कि इनका ये रिस्पॉन्स था एक्चुअली, क्योंकि एग्जैक्ट हमें स्केल नहीं पता कि उसने क्या यूज किया, तो वो इतना मैटर नहीं करता। उसने सारी बताई कि इतने लोगों ने करेक्टली आंसर किया ये क्वेश्चन, ठीक है, कि इतने लोगों को ट्रांसमिशन अबाउट के रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से फैलता है 93.2% को पता था, ठीक है। फिर उसने एक एक चीज पकड़ के ना बताना शुरू कर दी, बट अगेन हेयर्स द टेबल। तो रिजल्ट्स ना ये पैटर्न फॉलो करते हैं, जो आई होप सबको समझ आ गया होगा कि टेबल और साथ उसके एक पैराग्राफ एसोसिएटेड है, पूरी डिटेल इन दी टेबल, ठीक है। क्योंकि दिस इज अ बेटर वे रादर देन मैं बैठ के कहूँ कि मेन क्लिनिकल सिम्टम्स 85.1% ने करेक्ट बताए, करंटली नो इफेक्टिव क्योर 76। वर्ड्स जो है ना अगले को डिप्लोपिया होना शुरू हो जाएगा वो सारा इतनी डिटेल्स पढ़ के, राइट। तो टेबल बहुत कन्वीनियंटली, बहुत प्यारे तरीके से आपको एक झलक में दिखा रहा है कि ये देखो, ये मुझे एक नजर में नजर आ गया कि ये कोई सवाल बहुत मुश्किल था, सिर्फ 27.9% को ये बात बता दी। तो सवाल क्या था कि वाइल्ड एनिमल्स या कांटेक्ट विद वाइल्ड एनिमल्स से कोविड का इन्फेक्शन होता है। तो पूरी डिटेल टेबल में है हमेशा, ठीक है। और उसकी जो मेन डिस्क्रिप्शन होती है ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट बातें होती हैं, वो आप एक पैराग्राफ में उसके साथ लिख देते हैं, ठीक है। अब जैसे वो बात मुझे काफी नोटिसेबल लगी कि सिर्फ 27.9% को पता था, तो देखो उसने वो वाली बात ना पूरी डिटेल में लिखी है। वो अब दिखा रहा है कि देखो मेरे पास इतनी इंटरेस्टिंग फाइंडिंग है, ठीक है। अपनी इंटरेस्टिंग फाइंडिंग पे वो फोकस कर रहे हैं, जबकि बाकी जो 98% लोगों ने कोई बात बता दी है तो टेबल में लिखा हुआ है, व्हाई वुड यू रिपीट इट इन द टेक्स्ट। फर्स्ट पैराग्राफ दोबारा रीड कर दे। हाँ देखो, फर्स्ट पैराग्राफ हमेशा ऐसे होता है, 1000 इंडिविजुअल्स जितने आपने लोग इंक्लूड किए थे,
ठीक है, अगर कुछ को एक्सक्लूड कर दिया बाद में तो इतने आ गए। ठीक है, फिर अगली बात आपने ना अब उनकी एज, जेंडर और वो सब डिस्क्राइब करना शुरू कर देना है। तो एज 47.44 ईयर्स है, हाफ वर फीमेल्स, ठीक है, इतनी ये उनकी एजुकेशन है, परसेंटेजेस बता रहा है। ठीक है, ये एजुकेशन वाली सारी बातें लिखी, हाई स्कूल डिप्लोमा इतने हैं, बैचलर्स डिग्री इतनी है, प्रोफेशनल डिग्री इतनी है। ठीक है, मैं हूं तो मैं सिर्फ ये लिखता कि 59.2% हैड हाई स्कूल डिप्लोमा, बस, क्योंकि बाकी डिटेल इज इन द टेबल, व्हाई एम आई रिपीटिंग इट सो मच। ठीक है, जो मेन चीज होती है, हर चीज को बेसिकली टच करना है, और अगर उसे डिटेल चाहिए तो यू कैन ओपन। ठीक है, तो फर्स्ट पैराग्राफ में आपने बस आराम से अपनी पॉपुलेशन को डिस्क्राइब करना होता है, क्योंकि आपको अपनी पॉपुलेशन का पता है कि इस टाइप की थी, हो सकता है मतलब बाकी लोगों को तो नहीं आइडिया होता, लेकिन हो सकता है आपने रिसर्च की और उसमें सारा सैंपल फीमेल्स ही आया 100 की 100, तो आपने बात शुरू में बता देनी है। ठीक है, ताकि पढ़ने वाले को पता हो कि ये सब फीमेल्स हैं, मेल्स का कोई डाटा नहीं है यहाँ पे, तो आपने वो बताना है और फिर आगे चलोगे। Do we write the questions of our questionnaire in the response table? ये एक्चुअल जो टेबल्स बनने हैं ना, वो इट वेरीज फ्रॉम अ केस टू केस बेसिस। मोस्टली अगर आपकी इस टाइप की अवेयरनेस या कैप स्टडी है तो यस यू वुड राइट द क्वेश्चन फॉर अ कैप स्टडी, बट कुछ रिसर्चेस होती हैं जिनमें वो सारी लाइक कोई अगर मैं स्केल यूज करूँ, मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, स्ट्रेस के लिए ना एक कॉमन यूज स्केल है परसीव्ड स्ट्रेस स्केल, उसमें 10 सवाल है और उनका जो स्कोर है ना वो टोटल हो जाता है, ठीक है, आउट ऑफ 10 या जो भी। तो उसमें यूजली लोग ना नहीं सारे क्वेश्चंस का आंसर दिखाते कि ये था, टेबल उसका नहीं बनाते क्योंकि वो स्कोर टोटल हो रहा है तो वो सब ऐड हो रहा है। आपको अब कैसे पता चलेगा आपने किस चीज का टेबल बनाना है? तो अगेन योर बेस्ट टीचर इज उस टॉपिक पे जो पहले रिसर्चेज हुई है, उनसे बेहतर आपको कोई नहीं सिखा सकता। आपने बहुत ब्लेटेंटली नहीं कॉपी करना होता, बट ऑब्वियसली आपको आइडिया तो चाहिए, तो वो आपको वहां से मिलेगा। फिर एक क्वेश्चन है कि अगर डाटा टेबल में लिखा है वी डोंट मेंशन इट इन द टेक्स्ट, नहीं, क्योंकि टेबल जो है ना ऑलमोस्ट अच्छे टेबल ऐसे होते हैं जो पूरी रिसर्च कवर कर रहे हैं। आई वुड से आपने अच्छे टेबल्स उस सूरत में बनाई अगर मैं सिर्फ टेबल्स और फिगर्स पढ़ूं आपकी रिसर्च के तो मुझे सारे डाटा मिल जाए। अब ये एग्जांपल देखें, तो मैंने एग्जांपल दिया, टेबल में हर आइटम 6 सवाल थे, उसमें सबकी सब डिटेल बता दी, बट जो उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट बात थी ना वो उसने यहाँ पे रिपीट जरूर की है, यहाँ पे। ठीक है, अब ये जो बात लिखी हुई है कि रिस्पोंडेंट्स अपीयर नॉलेजेबल, ठीक है, मतलब 93.2% को ये बात पता थी कि ट्रांसमिशन रिस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से फैलती है, ये भी तो टेबल में लिखा हुआ है। ठीक है, बट ये जो है ना मतलब ये सबसे हाईएस्ट परसेंटेज थी उसकी, तो ये उसने बता दी। फिर ये वाली जो हमें नोटिसेबल लगी थी काफी कि वो सवाल का सिर्फ 27% लोगों को आंसर आता था, तो ये बात भी जो टेबल में लिखी हुई है, बट क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो ऊपर आप इस तरह इमेजिन कर लेना वे कि टेबल में फुल डिटेल है, उसकी जो मेन समरी है ना जो यू वुड वांट के प्रोनाउंस हो के आए, ठीक है, ये आपका जो आर्ग्यूमेंट बन रहा है उसके लिए इंपॉर्टेंट हो, वो आपने ऊपर टेक्स्ट में लिखना है। एंड कैन वी मेक आर क्वेश्चनर फ्रॉम दैट टेबल्स फॉर कैप काइंड ऑफ स्टडीज जिनका स्केल नहीं होता कोई? अच्छा, ये बेसिकली स्केल आपका जो क्वेश्चन है वो रिलेट कर रहा है ज्यादा विद हाउ टू यूज अ स्केल, मतलब लीगल वो जो होता है, तो उसमें यही आप कहते हैं कि आई वुड से कि आप क्योंकि अपने क्वेश्चन ले रहे हैं ना तो यूजुअली वो बंदा उसका कोई नाम कर देता है, स्केल बना देता है कि ये मेरा स्केल है। अब जैसे आप ये स्केल आपको अच्छा लगा आप लेना चाह रहे हैं तो इसके ऊपर या टॉप पे ना ऑथर का नाम है, उसको क्लिक करें तो उसका ईमेल आता है, तो उससे इजाजत लें जरूर, अपने ओन पे ना उसके सवाल ना उठा लें, क्योंकि जब वो बाद में पढ़ेगा तो वो कहेगा ये इसने कॉपी, प्लेजरिज्म इज वन थिंग, दिस इज कॉपीराइट which is much worse। प्लेजरिज्म में आपने उसके आइडियाज लिए हैं और कॉपीराइट में यू एक्चुअली टुक द थिंग। इजाजत आई वुड से टू बी ऑन द सेफ साइड जरूर लें। बाकी एक थोड़ा मेसी सा टॉपिक होता है, केस टू केस वेरी करता है, जैसे कुछ जर्नल्स कहते हैं कि 50% डिफरेंट हो तो वो डिफरेंट हो जाता है, लीगल टाइप की चीजें होती हैं, बट टू बी ऑन द सेफ साइड ऑलवेज टेक परमिशन। हाँ, डू वी हमेशा जरूरी नहीं होती, बट अगेन जस्ट स्टे ऑन द सेफ साइड, वो दे देगा क्योंकि उसको साइटेशन मिलेगी, उसको प्रमोशन मिल रही है उसके क्वेश्चनर की, तो व्हाई वुड यू से नो? इशू ये होता है कि वो कभी कभी रिप्लाई नहीं करते, तो देन जस्ट फाइंड अनदर क्वेश्चन, कमी तो नहीं है दुनिया में उस टॉपिक पे क्वेश्चन। तो अब ये टेबल 2 और उसके साथ वाला पैराग्राफ हो गया, ठीक है। अब इस रिसर्च में अब अगला टेबल 3 है, ठीक है, तो टेबल 3 ये बात कन्वे कर रहा है, ठीक है। अब देखो अब ये जो बी है ना दिस ऑलरेडी टेल्स मी कि रिग्रेशन इसने लगाई, अब वो ना पहले उसने जरा परसेंटेजेस बताई, अब वो रिग्रेशन पे आ गया, ठीक है। तो अब उसने सारा तो इट्स गोइंग फ्रॉम सिंपल टू एडवांस्ड, तो ये बात क्लियर हो रही होगी सबको। अब इसने रिग्रेशन के सारे रिजल्ट्स यहाँ लिख दिए हैं इस टेबल में कंप्लीट, जिसको जो जानना है जान ले, बट उसने टेक्स्ट में ना जो मेन मेन थे ना जल्दी से उसने बता दिया, समराइज कर दिया, ठीक है। ये हो गया। अब आप ये भी देख लें कि रिजल्ट्स रिपोर्ट, बल्कि ये बाद में क्लियर हो जाएगा, हाँ ये हो जाएगा,
ठीक है, टेबल 4। अब अगला टेबल आया तो अगेन फोकस ऑन द टेबल फर्स्ट। टेबल इतना बड़ा टेबल, इतनी ज्यादा उसने रिग्रेशंस लगाई हुई है, ठीक है। इवन दैट वाज स्टार्टेड ऑफ वेरी सिंपल दिस टॉपिक, बट उसने रिग्रेशन डाल दी क्योंकि उसने फैक्टर्स देखने हैं, क्या क्या चीजें डिटरमिन कर रही हैं, ठीक है। ये सारा उसने एनालिसिस डाला। हाँ, रिग्रेशन का क्वेश्चन है। अब ऑब्वियसली बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पे इंशाल्लाह सेपरेट वेबिनार होगा। रिग्रेशन पे 3 या 4 चाहिए होंगे रिग्रेशन को पूरी तरह कवर करने के लिए। बट बेसिकली जब आपने किसी एक वेरिएबल 2 पे इफेक्ट देखना होता है ना, वेरिएबल 1 का वेरिएबल 2 पे, ठीक है। अब जैसे मैं कह रहा हूँ कि स्मोकिंग इज अ रिस्क फैक्टर फॉर लंग कैंसर, तो मैंने ना सिर्फ यस या नो नहीं करना है इस क्वेश्चन को, मैंने इसको क्वांटिफाई करना है कि स्मोकिंग कितना बड़ा रिस्क फैक्टर है। लाइक अगर कोई बंदा नॉन स्मोकर है वर्सेस कोई बंदा स्मोकर है तो कितने टाइम्स रिस्क बढ़ा है। वेरी सिंपली दैट इज व्हाट रिग्रेशन आंसर्स। रिग्रेशन की जो वैल्यू है वो आपको ये आंसर देती है। लाइक सपोज अगर रिग्रेशन की वैल्यू 2 आ रही है तो इट मींस, बहुत सिंपलीफाई कर, रिग्रेशन की वैल्यू सपोज अगर 2 आती है उस एनालिसिस की, दैट मींस कि स्मोकर्स में नॉन स्मोकर से रिस्क डबल है, ठीक है। और बेसिकली पूरी फील्ड लाइक पूरा एक इक्वेशन होती है और बहुत सारी टाइप्स होती हैं, हम इंशाल्लाह सारी आस्ते आस्ते कवर करेंगे इन डिफरेंट सीरीज, बट बेसिक कॉन्सेप्ट ये है। अब नीचे आते जाएं तो अब टेबल 6 आ गया, जो उसके ऑब्जेक्टिव एक्चुअल जो टेबल्स है ना वो आपको, मैं आपको नहीं बता सकता आपकी रिसर्च में क्या बन रहे हैं, वो आपको जब डिफरेंट टाइप्स की रिसर्च उस टॉपिक पे पढ़ेंगे आपको खुद आइडिया होना शुरू हो जाएगा। आपका सुपरवाइजर भी आपको हेल्प करेगा। मानूर ने पूछा है कि इज इट नेसेसरी टू मेंशन रिग्रेशन। अगर आपने की रिसर्च में रिग्रेशन यूज हो रही है देन यू हैव टू मेंशन इट, बट अगर आपकी रिसर्च में है ही नहीं रिग्रेशन तो व्हाई वुड यू मेंशन इट, राइट। जो आपने रिसर्च में किया ना एनालिसिस वाली फेज पे, अब आपने बस वो बताना है, ठीक है। अगेन टेबल 6 और फिर उसके ऊपर डिस्क्रिप्शन, और ये काफी लंबी रिसर्च है, 7 टेबल्स तक ये बंदा पहुंच गया। फिगर्स इसने कोई नहीं डाले, यूजुअली रिसर्च में फिगर्स भी होते हैं। तो ये टेबल 7 हो गया, तो एक ये एग्जांपल हो गया। सेकंड वाला एंड में दूंगा क्योंकि आई थिंक ये काफी डिटेल्ड एग्जांपल था। अब कुछ जल्दी से टिप्स देख लेते हैं। ऑर्डर आपने वही फॉलो करना है जो मेथड्स में मैंने बताया था। आपने सबसे पहले लिखना है कि जो प्लान फॉर डाटा एनालिसिस वाला जब हम बात कर रहे थे, आपने सबसे पहले लिखना है प्राइमरी एंड पॉइंट या प्राइमरी आउटकम का, फिर आपने लिखना है सेकेंडरी आउटकम का। अगेन ऑर्डर वही फॉलो हो रहा है क्योंकि फ्लो इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द स्टोरी, राइट। फिर प्राइमरी आउटकम, हाँ जो आपका प्राइमरी आउटकम है ना, या बेसिकली जो आपकी, जब आपने पहले आपने अपने डिस्क्रिप्टिव्स बता दिए, डेमोग्राफिक्स बता दिए, उसके बाद इस रिसर्च में ना 7 टेबल इसने बना जरूर दिए हैं, मगर डेमोग्राफिक्स को इग्नोर करें क्योंकि ये हमेशा सबसे पहले आती है। ये जो है ना टेबल 2, ये चीज टेबल 1 को इग्नोर किया, दैट्स द डेमोग्राफिक्स। टेबल 2, दिस इज अ डायरेक्ट आंसर टू द स्टडी क्वेश्चन। उसकी स्टडी का नाम आप देख लें, इट इज नॉलेज एटीट्यूड एंड प्रैक्टिसेस टुवर्ड्स कोविड-19। उसका ऑब्जेक्टिव है टू डिटरमिन व्हाट आर द नॉलेज एटीट्यूड एंड प्रैक्टिसेस टुवर्ड्स कोविड-19, एंड दिस टेबल 1 को इग्नोर किया बिकॉज़ डेमोग्राफिक्स। उसके बाद टेबल 2, ये जो उसका प्राइमरी एंड पॉइंट है, दिस इज अ डायरेक्ट आंसर। इसने बता दिया कि ये है एटीट्यूड, ये को नॉलेज है, ये एटीट्यूड है, ये प्रैक्टिस है, दिस इज द प्राइमरी एंड पॉइंट। फिर उसके बाद इतने ज्यादा चीजें में बैठ के देखता रहा, डेमोग्राफिक डिटरमिनेंट्स, नॉलेज 3, टेबल 3 से टेबल 7 तक, ऑल दीज आर दी सेकेंडरी एंडमेंट्स। उसने चीजें काफी सारी देखी हैं, बट उसने ये बात याद रखी है कि क्योंकि मेरी रिसर्च मैंने शुरू की थी ये चीज आंसर करने के लिए, जो टाइटल में भी लिखी है, ऑब्जेक्टिव्स में भी लिखी है। तो टेबल 1 तो चला गया क्योंकि मैंने पहले पॉपुलेशन डिस्क्राइब करनी है, तो टेबल 2 में मैंने ये भी बताया, दैट इज दिस मीन्स। सब हेडिंग्स में आप मतलब बेसिकली सब हेडिंग्स का मतलब है कि हर टेबल के ऊपर आप सब हेडिंग्स रिकमेंडेशन है डाल दें तो कन्वीनियंट रहेगा। बेसलाइन कंपैरिजन ऑफ मल्टीपल ग्रुप्स, इसका बेसिकली ये मतलब होता है कि अगर आपकी रिसर्च में सपोज 2 ग्रुप्स हैं ना, मतलब मैंने देखा वो एग्जांपल 2 ड्रग्स में कंपेयर कर रहा था, प्रोपोफोल और इटोमीडेट, ठीक है। दोनों ड्रग्स को मैं कंपेयर कर रहा था, तो सबसे पहले आपने जब डिस्क्रिप्टिव्स बताई है ना कि इतनी एज थी, इतना जेंडर था, तो आप उसको दोनों ड्रग्स के लिए बताएं। मतलब आप सिर्फ ये ना बताएं कि एज, जो मीन एज थी वो 60 साल थी एवरेज एज, आप बताएं कि प्रोपोफोल जिन लोगों को मिली उनमें एवरेज एज 50 साल थी, और जिनको टॉमी डेट मिली उनमें एवरेज एज 70 साल थी, ठीक है। इसका यह मतलब है कि शुरू में आपने ना कंपेयर भी करना होगा। अगर आपकी रिसर्च में मल्टीपल ग्रुप्स इन्वॉल्व हैं तो फिर जब आप टेबल 1 बनाएंगे ना डेमोग्राफिक्स वाला, तो आप उन मल्टीपल ग्रुप्स को एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपकी रिसर्च में नहीं है तो फिर जैसे उस एग्जाम्पल में नहीं थे तो नहीं किया उसने। हाँ, ये बात काफी कॉमनली होती है कि लोग डाटा निकालते हैं रिसर्च का और ग्रेड होता है ऑब्वियसली कि इससे ज्यादा पेपर,
तो हो सकता है एक डाटा से 2 पेपर निकालने में कोई गलत बात नहीं है, आई विल नॉट से कि गलत बात है, बट आपने ये नहीं करना कि आपने डेमोग्राफिक्स या वो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स निकाल के एक पेपर बना दिया, रिग्रेशन वाले रिजल्ट्स निकाल के दूसरा पेपर बना दिया, बिकॉज रादर आप अपने डाटा से आप 4 या 3 पेपर बन जाए, और रादर देन गेटिंग 1 स्ट्रॉन्ग पेपर एंड 1 गुड पब्लिकेशन, यू आर गेटिंग 3 मीडियोकर पेपर्स जो हो सकते एक्सेप्ट ही ना हो, एट द एंड आपका लॉस हो रहा है रादर देन अगेन।